हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, बड़े बड़े ऐलान किए हैं, वादे किए हैं। कुल मिलाकर देखें तो केंद्र सरकार ने एक अच्छा खासा मार्केट खड़ा किया है। जनता की नजर से समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी मार्केट के बारे में जनता सोच क्या रही है। ये वो मार्केट है जहां केंद्र सरकार के हर बड़े मंत्री की दुकान है। इस दुकान में उसके प्रोडक्ट सजे हुए हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार के ये प्रोडक्ट जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। क्या वाकई जनता से किए गए वादे पूरे हुए हैं? कहां पर कमी है, कहां कोर्स करेक्शन की जरूरत है, योजनाओं में बदलाव की जरूरत है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक जो सरकार वादे कर रही है उनके फायदे पहुंच सकें। इन्हीं की तलाश करेंगे अगले 1 घंटे मोदी मार्केट में। और यह भी आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में बोल सकते हैं। जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे, सहारनपुर में विकास पर्व की रैली का आगाज करेंगे। सीधे लाइव यहीं पर IBN 7 में आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मोदी मार्केट और जनता की राय से। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा है कि 2 साल के अंदर कोई आश्चर्यजनक बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन क्या बदलाव आना शुरू हो गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है? एक एक करके देखते हैं। मोदी मार्केट की पहली दुकान में आइए, आपको लिए चलते हैं। यह पहली दुकान आपकी जेब का ख्याल रखती है। दुकान के मालिक हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेटली साहब के पास जो मंत्रालय है वो हर भारतीय के बटुए पर नजर रखता है। उसमें से कितना पैसा निकलवाना है, कहां खर्च करवाना है, बहुत कुछ जेटली साहब तय करते हैं। जेटली साहब ये भी तय करते हैं कि आपकी जेब में माल कहां से आएगा, यानी एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से लेने का इंतजाम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी जेब भरी या कटी, और क्या कुछ सेविंग हुई कि नहीं हुई। मोदी मार्केट में घुसते ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा सजी धजी जो दुकान नजर आती है उसके मालिक मुख्तार हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। इसीलिए इस दुकान का नाम भी अरुण जी का बटुआ रखा है। बटुआ इसलिए क्योंकि जेटली साहब के पास वो मंत्रालय है जो हर भारतीय के बटुए पर नजर रखता है। उसमें से कितना पैसा निकलवाना है, कहां खर्च करवाना है, ये सब जेटली साहब ही तय करते हैं। जेटली साहब ये भी तय करते हैं कि आपकी जेब में माल कहां से आएगा, यानी एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से लेने का भी इंतजाम रखते हैं। अब ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप इनकी दुकान पर फायदे का सौदा करते हैं या घाटे का। मोदी की सरकार आने से
बीजेपी सरकार ने से बेटर हुआ है और बहुत अच्छा फील महसूस कर। काम तो अपने आप ही करना पड़ता, सरकार कोई हेल्प नहीं करती। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के मुखिया हैं, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके खजांची, यानी वो शख्स जो हर किसी के पैसे का हिसाब रखता है, जो ये भी जानता है कि किसे पैसे देने हैं और किससे वसूल करने हैं। लिहाजा मोदी सरकार की कामयाबी का बड़ा दारोमदार इन्हीं के कंधे पर रहता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस जोड़ी ने बीते 2 साल में जनता को कितनी खुशियां दी और कितने दिए गम। हाथ में गाढ़े रंग का सूटकेस, उसमें कैद बजट और बजट से लाखों उम्मीदें। जेटली साहब से उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने एक हाथ दिया तो दूसरे हाथ ले भी लिया। 5 लाख रुपए तक की आय वाले नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में 3000 तक की छूट जरूर मिली। यहाँ पे काम कर रहे हैं और पीएफ वगैरह जैसे कट रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि पीएफ में भी जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़े। जितना पहले मुझे मिलता था उतनी पेंशन अभी मिल रही है, वैसे मुझे कोई खास बदलाव नजर नहीं है। इनकम टैक्स का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि जेटली जी ने जनता पर सर्विस टैक्स की तलवार तान दी। बजट में सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। 1 जून से नई सर्विस टैक्स दर लागू हो रही है, जिसके बाद रेस्तरां में खाना, फिल्म देखना, पार्लर, कैटरिंग, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे और हवाई सफर जैसी सुविधाएं महंगी हो जाएंगी। हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, उसका बिल एक्चुअली एक तो पॉकेट मनी इतनी कम होती है और ऊपर से इतने बिल वगैरह बढ़ चुके हैं आजकल, बस वही प्रॉब्लम पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि जेटली जी को आम लोगों का दर्द नहीं दिखता। ऐसे ही दर्द की दवा के तौर पर केंद्र सरकार रियल एस्टेट बिल लेकर आई, ताकि बिल्डरों की मनमानी पर रोक लग सके और खरीदारों को सपनों का आशियाना। इस बिल में फ्लैट देने में देरी करने वाले बिल्डर के खिलाफ जुर्माने और कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। उनकी इस बात में दम है और इस दम की वजह है आर्थिक मजबूती। आज की तारीख में पूरी दुनिया की औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.1% है, तो वहीं भारत की आर्थिक वृद्धि दर दुनिया के 2 गुने से भी ज्यादा 7.5% है। किसी सरकार की कामयाबी या नाकामी का बड़ा पैमाना होता है महंगाई दर। केंद्र में एनडीए सरकार आने से पहले महंगाई दर 9% के करीब थी, जो कि अब घटकर 5.4% पर पहुंच गई है। एक तो चीजें कभी कभी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ये माफियाखोर लोग जो हैं वो ऐसा कर देते हैं, सरकारों को गिराने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए। जब चुनाव होते हैं जब भी ऐसा होता है। कहते हैं कि जेब में पैसे हों तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। कुछ यही हाल आज के हिंदुस्तान का है। विदेशी निवेश से भारत सरकार का खजाना भरा पड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन का भी बड़ा योगदान है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2015-16 में अप्रैल से फरवरी के बीच भारत में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, जो कि चीन से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफलिसी देखी है, उन्हें मालूम है गरीबी कैसी होती है। शायद इसीलिए केंद्र की गद्दी संभालने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने जन धन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत कोई भी शख्स 0 बैलेंस पर बैंक में खाता खोल सकता है।
फरवरी 2016 तक जनधन योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 32,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हमारा मुल्क युवाओं का मुल्क है, जिसकी आधी से ज्यादा आबादी नौजवानों की है। ये वो नौजवान हैं जो नौकरी के बजाय अपना काम करना चाहते हैं। ऐसे नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। स्टार्टअप इंडिया के बाद पीएम मोदी का फोकस रहा अप्रैल में स्टैंड अप इंडिया पर। महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन। सरकार ने सभी सरकारी बैंकों की हर ब्रांच को 2 उद्यमियों को लोन देने का निर्देश भी दिया। कुल मिलाकर देखें तो बीते 2 साल में अर्थव्यवस्था के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की जोड़ी ने बेहतर काम किया। अब बजट में रियायत न मिलने से कुपित मिडिल क्लास को साधना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। IBN 7 के कुछ दर्शकों का यह सवाल था कि क्या इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिल सकती है। हमने यही सवाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने रखा तो उनका कहना है कि ज्यादातर लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, लेकिन सबके लिए समझना जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने हैं, अगर सरकार को तेजी से विकास करना है तो उस सब के लिए पैसा लेना पड़ेगा और यह जरूरी है। देखिए, इस देश का एक बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ टैक्स देने का रिवाज नहीं है बिल्कुल, और इसलिए इतने बड़े देश में बहुत कम संख्या में लोग देते हैं। उसको भी हम, अब मैंने इस साल सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या किया कि 2 करोड़ तक जिस व्यापारी का टर्नओवर है उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% मानी जाएगी। कोई किताबें नहीं, सीधा 1 पेज का रिटर्न फाइल करे। जिस प्रोफेशनल का 50 लाख तक का टर्नओवर है उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 25 लाख मानी जाएगी, 50% मानी जाएगी। अब इतनी सुविधाएं हम टैक्स पेयर को दे रहे हैं। सर, आपने बहुत गंभीर बात कही है कि हमारी आदत में है कि टैक्स न दें, लेकिन कई बार कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशन काम आते हैं। कोई ऐसा इरादा आपके मन में कि हम लोग अगर टैक्स पेयर को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें, रिकॉग्नाइज करें, तो एक समाज में कंपटीशन बनेगा या रसूख बढ़ता है। जो टैक्स दे रहा है उसको सम्मानित करने तो हम लोग कर सकते हैं। चुनौती ये है, लोग सम्मान नहीं चाहते, लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। और इसलिए जो नॉन फाइलर हैं, जब उसको लगेगा कि नॉन फाइलिंग पकड़े जाएंगे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो तब टैक्स देगा। साथ ही साथ बहुत सारे दर्शकों ने एक बात उठाई है कि रोजगार के अवसर उन्हें चाहिए, ज्यादा जॉब चाहिए। अरुण जेटली इस बात को मानते हैं कि सरकार के शुरुआती 2 साल के दौरान रोजगार के मौके कम मिले हैं, लेकिन साथ ही उनका यह वादा है कि आने वाला वक्त जनता को कई नई नौकरियां देने वाला है। थोड़ा इकोनॉमी जब ग्रो करती है 7-8-9% तो स्वाभाविक जॉब बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा 2 सेक्टर ऐसे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग फाइनेंस उसको जा रहा है, मुद्रा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उसमें खूब जॉब क्रिएशन है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब वक्त आया है, थोड़ा हमारे पड़ोसियों में चुनौती भी आई है, चाइना में, बांग्लादेश में, टेक्सटाइल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपैरल पे। वहां जॉब्स भी है और महिलाओं के लिए जॉब्स हैं। आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना। मोदी मार्केट में अब आइए आपको लिए चलते हैं क्लीन इंडिया स्मार्ट इंडिया स्टोर में, जिसके मालिक हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। नायडू उस दुकान के मालिक हैं जिस पर प्रधानमंत्री के सपनों के स्वस्थ और सुखी भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्रधानमंत्री से मिली जिम्मेदारी को निभा पाए इस स्टोर के मालिक? 2 साल में क्या रहा स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी और सबको घर मिशन का अंजाम? इस पर वेंकैया नायडू से बात करने से पहले
देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं शपथ लेता हूं कि मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। एक ऐसा मुल्क जहां आजादी के 60 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। एक ऐसा मुल्क जहां आज भी सबको एक अदद छत नसीब नहीं है। उस मुल्क के प्रधानमंत्री ने संसद के दर पर दंडवत कर शायद खुद से कुछ वादे किए हों। वादा साफ सुथरे भारत का, वादा ऐसे स्मार्ट शहरों का जो अपनी आबादी का ख्याल रख सकें, और वादा सबको घर दिलवाने का। गंदगी सिर्फ सड़कों या लिफ्ट या गलियों के किनारों पर ही नहीं थी, बल्कि गंदगी फैलाने की ये मानसिकता तो हमारे दिमाग में भीतर तक घुसी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठाकर इसी मानसिकता को बुहारने का बीड़ा उठाया। लेकिन जहां जहां प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री या नेता गड़ गए, वहां झाड़ू जरूर लगा। मगर क्या 2 साल बाद भी उन जगहों पर साफ सफाई को लेकर वैसी ही जागरूकता दिखती है? जवाब है शायद नहीं। फिर भी सरकारी आंकड़े बताते हैं ग्रामीण भारत में स्वच्छता में करीब 10% का सुधार हुआ। सरकार ने अब तक 1,82,000 शौचालय बनवाए। 13 जिले, 161 ब्लॉक, 22,513 ग्राम पंचायतें और 53,973 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत के लिए सरकार ने बाकायदा स्वच्छता सेस भी लगाया। देश के लिए पहले घंटे 2 घंटे अजूबा लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर शौचालय बनाने में के लिए समय खपा रहा है। लेकिन लगता है निजी क्षेत्र के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। सरकारी सर्वेक्षण एजेंसी NSSO की रिपोर्ट बताती है कि स्कूलों में शौचालय बनाने में 1% से भी कम का योगदान निजी क्षेत्र ने दिया। शहरों में शौचालय बनाने का काम भी लक्ष्य से 76% पीछे है। 25 लाख की जगह अब तक सिर्फ 6 लाख शौचालय ही बन पाए हैं। शहरी इलाकों में भी 1 लाख पब्लिक टॉयलेट अब तक बन जाने चाहिए थे, बने हैं सिर्फ 28,000। स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत सरकार ने जो लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की व्यवस्था की है, वो काफी सराहनीय प्रयास है उनका। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनगिनत अपीलों के बावजूद इस रफ्तार से 2019 तक भारत साफ सुथरा बन पाएगा? सभी घरों में शौचालय का लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा? लेकिन आज 2 साल के बाद हम लोग खुद उठ के अपने घर की सफाई करते हैं, आसपास का डेवलपमेंट देखते हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो हमें खुशी है कि भाई हम लोग एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं। हम भी अपने घर के बाहर अगर कहीं गंदगी देखते हैं तो उसे सफाई करने के लिए बेखौफ, एकदम बेशर्म नहीं लगती है और हम उसे सफाई भी करते हैं, घरों की सफाई करते हैं और चाहते हैं कि आसपास की जगह साफ सुथरी रहे। अगर हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। भारत स्वच्छ बनेगा तभी तो भारत स्मार्ट भी बनेगा। जी हाँ, स्मार्ट सिटी का सपना भी मोदी सरकार के 2 सालों में देखा गया। टारगेट था पहले 5 सालों में देश में 100 स्मार्ट सिटीज का, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति इसमें टांग अड़ाने लगी। खुद केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री वेंकैया नायडू को तमाम राज्यों के चक्कर लगाने पड़े। स्मार्ट सिटी के नाम तय हो गए, लेकिन बाकी काम फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड की तमाम सलाहकार कंपनियों की फाइलों में कैद है। स्मार्ट सिटी का मकसद 2022 तक सबको घर देना भी है। 6 सालों के भीतर शहरों में 2 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। इस वक्त देश में 1,80,00,000 सस्ते मकानों की कमी है। अब तक 7 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। बीते 19 महीनों में ही 2 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं। फिलहाल 15 राज्यों में गरीबों के लिए 10 लाख से ज्यादा सस्ते मकान बनाने की 903 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए राज्यों की मदद चाहिए, जो इस सियासी माहौल में शायद मुश्किल हो।
जनता के कुछ सवाल सीधे सीधे हमने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के सामने रखे। जैसे कि हमने ये देखा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा 2 साल पहले हुई थी। अभी तक हमने जो काम देखा है वो ये कि सिर्फ ये तय हुआ है कि कौन कौन से शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुन लिए गए हैं। इसको पूरा करने में कितने साल लगेंगे? क्या ये 5 साल में पूरा होगा या 10 साल में या उससे भी ज्यादा समय लगेगा? स्मार्ट सिटी कैनॉट बी डन ओवरनाइट। इवन व्यक्ति भी स्मार्ट होने में समय लगता है। आप भी स्मार्ट बनना है तो इसके समय लगता है। और इस देश में 100 स्मार्ट सिटीज का निर्माण करना हमारा प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य हमारे सामने रखा। स्मार्ट सिटी बनने से सब समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं होगा। केवल 100 सिटी क्यों? 100 सिटीज को एक लाइट हाउस के रूप में देश के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। मोदी मार्केट में आइए चलते हैं अगली दुकान पर। यह है सड़क हाईवे से जुड़ी दुकान नंबर 3। इसे संभाल रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी के लिए कहा जाता है कि वो मोदी सरकार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में से एक हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? 2 साल में उन्होंने देश की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या किया है? इस पर उनसे बात करने से पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। रोड रोलर रौंद रहा है मिट्टी और बन रही है नई सड़क। यह है मोदी सरकार का रोड रोलर मंत्रालय, जिसमें 10 का दम है। यहां हर काम में तेजी दिखती है और मोदी मार्केट में मौजूद इस दुकान के मालिक नितिन गडकरी जैसे भारी भरकम आंकड़ों का रोड रोलर दौड़ा रहे हैं। 2 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम में रिकॉर्ड तेजी। 2015-16 में सबसे ज्यादा 6029 किलोमीटर राजमार्ग बना दिए गए, जबकि 2014-15 में काफी कम 4340 किलोमीटर ही राजमार्ग बन सके थे। अब हर रोज 23 किलोमीटर सड़क बन रही है, जबकि 2014 में रोज 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था, मगर बन सकी महज 2 किलोमीटर प्रतिदिन। जैसे नो डिले के मंत्र से मोक्ष हासिल करने की कोशिश में हैं गडकरी। उनका निर्देश साफ है, 3 दिन में हाईवे से जुड़ी फाइल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि लाल फीताशाही घुन की तरह सिस्टम में लगा हुआ है। 3.85 लाख करोड़ की 403 परियोजनाएं अटकी पड़ी थी, जबकि आज 80% से ज्यादा परियोजनाएं चालू हैं। लेकिन अब भी 25,000 करोड़ के 22-23 प्रोजेक्ट अटके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। 2014-15 में जहां 7,980 किलोमीटर सड़क बनाने के ठेके दिए गए, वहीं इस साल 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, देश भर में आवाजाही को आसान और सस्ता बनाने के लिए गडकरी जल मार्ग को भी बेहतर बनाने की कोशिश में है। पानी की राह सस्ती जो है, सड़क के रास्ते जाने पर जहां 1.50 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च होते हैं, वहीं रेल से भी 1 रुपए का खर्च आता है। लेकिन पानी पर सफर करने यानी जलमार्ग पर यही खर्च महज 20 पैसे रह जाता है। इसीलिए 116 नदियों में जल परिवहन शुरू करने की तैयारी है। 1600 किलोमीटर लंबी वाराणसी हल्दिया गंगा वाटरवे परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बंदरगाहों के लिए कुल 70,000 करोड़ के बजट में से 60,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। बावजूद इसके गडकरी के रोड रोलर को अभी बहुत दौड़ना है। देश में 570 सड़क परियोजनाओं पर काम चालू है, इसमें 270 टारगेट से पीछे हैं। इनमें से 40 को मंजूरी नहीं मिली और बाकी भूमि अधिग्रहण के चलते लटक गईं। इन परियोजनाओं में करीब 45,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ढांचागत सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। इस बड़ी चुनौती से कैसे निपट रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी? सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे बड़ी उपलब्धि कहें तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या कही जा सकती है? देखो, पहली उपलब्धि है कि जब हमारी सरकार आई तो 403 प्रोजेक्ट
जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थे, लगभग बंद की कगार पर खड़े थे। बैंक फाइनेंस नहीं दे रही थी, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस नहीं थे, यूटिलिटी शिफ्टिंग में लिटिगेशंस हुए थे। और हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी के सहयोग के कारण हमने 21 एसेट कैबिनेट डिसीजन किए और जिसके कारण ये सब प्रोजेक्ट अब चलने लगे। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3,85,000 करोड़ में से अब मुश्किल से 25-30 हज़ार करोड़ के कुछ 12-14 प्रोजेक्ट रहे हैं जिसमें हम लोग समाधान नहीं ढूंढ सके। अब सब प्रोजेक्ट दौड़ने लगे हैं, चलने लगे हैं। शिपिंग, पोर्ट और रोड मिलकर मैं 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा काम अब दे चुका हूँ। ये मेरे लिए लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। स्टॉल अब जिसके अंदर हम जाने वाले हैं, इसका नाम है गिव इट अप। इसके मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के महकमे का बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान कर दिया। केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में जिन योजनाओं का नाम लिया जा रहा है उसके तार यहां भी जुड़े हैं। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ऐसे परिवार के हो कि जिसमें 500 रुपया तो चाय पान में खर्च कर देते हो, आप ये सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप ये सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? इतना सा मैंने कहा था और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे देश के 40 लाख लोग परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील और संपन्न परिवारों के साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों ने भी मर्जी से रसोई गैस यानी एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ना शुरू कर दिया। कई जानकार अगर ये कहने लगे कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का ऐसा असर दिखा, तो यूं ही नहीं। अब तक करीब 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। इससे सरकारी खजाने में भारी बचत हुई, लेकिन इसका फायदा खजाना भरने के लिए नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके को जरूरतमंद गरीबों की मदद करने के अवसर में बदल दिया और गिव इट अप की कोख से उज्ज्वला योजना का जन्म हुआ। इसके तहत 2019 तक 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले साल 2000 करोड़ रुपए के अनुदान से करीब 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। द काइंड ऑफ अपील और जिस तरह टच किया लोगों को उन्होंने, मेरे ख्याल उससे काफी लोगों को एक अवेकनिंग हुई एंड पीपल वॉलंटरली स्टार्टेड गिविंग अप। आई थिंक विच इज एन एक्सीलेंट स्टेप। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है और जैसे मैंने कहा अभी बाकी दायरे में भी उनको देखना चाहिए कहाँ कहाँ सब्सिडी विड्रॉ हो सकती है। प्रधानमंत्री ने बलिया से इस योजना का शुभारंभ कर तो दिया, लेकिन इसकी राह में कई अड़चने हैं। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जिस तबके को फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो तो साफ है, लेकिन उनकी पहचान और प्रमाण का तरीका सरकारी महकमे के पास नहीं है। इस योजना को अमल में लाने के लिए गैस कंपनियों के पास बीपीएल कार्ड धारकों की कोई सूची नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि किसके पास गैस कनेक्शन नहीं है। इसके रास्ते निकाले जाएंगे और इस मामले में सरकार की नीयत पर शक भी नहीं है। इस योजना की सराहना की वजहें भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में भारत में करीब 12 लाख मौतें घरेलू प्रदूषण की वजह से हुई। फेफड़े, आंख और दिल की ज्यादातर बीमारियों के लिए घरेलू धुआं ही जिम्मेदार है। पर हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब्सिडी, और मैं चाहूँगा कि इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाएं। वो रेवेन्यू उनका जनरेट होगा, कुछ लोग सब्सिडी जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सरकार वो अच्छी चीज़ में यूज़ करेगी, कहीं गरीबों की मदद करने में यूज़ करेगी। ऐसे गरीब परिवारों की संख्या करीब 70 करोड़ है जो आज भी खाना बनाने के लिए पारंपरिक चूल्हे में उपले और लकड़ी का उपयोग करने को मजबूर हैं। हर घर को धुआं रहित करना, अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख मकसद है। इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मोदी मार्केट की सबसे अहम दुकानों में से एक है डिजिटल इंडिया। एक दौर वो था जब कहा यह जाता था कि कंप्यूटर किसी डिपार्टमेंट में आएगा
तो लोगों को लगता था कि उनकी नौकरियां जाने वाली हैं। लेकिन मोदी सरकार का प्लान यह है कि डिजिटल इंडिया के जरिए कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा लाए जाएं और रोजगार भी बढ़ाए जाएं, नए अवसर भी पैदा किए जाएं। ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। संचार आधारभूत संरचना और सेवाएं। 1 जुलाई 2015 साइबर इतिहास की ये एक तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस दिन आया डिजिटल इंडिया। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में ये योजना लंबे समय से थी, लेकिन 1 साल की गहन तैयारी के बाद इसे लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया के पीछे पीएम मोदी के 9 अहम एजेंडे हैं। सबसे पहले नंबर पर था ब्रॉडबैंड हाईवे। जैसे हाईवे के जरिए पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ा गया, ठीक उसी तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाईवे के जरिए शहरों और गांवों को जोड़ा जा रहा है। देश के हर नागरिक तक फोन की पहुंच सुनिश्चित करना, खास तौर पर स्मार्टफोन, जिससे जनता एप्लीकेशन के जरिए सरकार की योजनाओं तक पहुंच बना सके। एंटर और कॉलेज हो गया, अब हम कॉलेज चले। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं देने की योजना। देश का हर शख्स ऑनलाइन हो और ज्यादातर काम इंटरनेट के जरिए निपटाए जा सके। ये एक ऐसी चीज है जिससे शायद हम लोग ज्यादा डेवलप हो सकते हैं और अपने समय और श्रम को बचा सकते हैं। शासन और प्रशासन में तकनीक का जोर यानी ई गवर्नेंस। सरकार के हर काम का लेखा जोखा महकमे के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद है। मसलन देश में कितनी सरप्लस बिजली है, ये आप चुटकी में पता लगा सकते हैं। इस वक्त इंटरनेट राजा है। हर सेवा इंटरनेट पर है। एक टैक्सी मंगाने से लेकर घर की ग्रोसरी, शॉपिंग तक सब इंटरनेट के जरिए। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सरकार जनता को जानकारियां मुहैया कराने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा ले रही है। सरकारी सूचनाओं के अलावा इसका सबसे बड़ा नमूना है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें। सारी फाइलें इंटरनेट पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल पुर्जों का आयात खत्म करने के लिए जरूरी है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला से लेकर एप्पल के टिम कुक की भारत यात्रा का मकसद यही था। दो सालों के दौरान पीएम मोदी आईटी कारोबार के सारे बड़े दिग्गजों से मिल चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 5 लाख गांवों तक टेक्नोलॉजी ले जाने का ऐलान किया, तो गूगल के सुंदर पिचाई ने भारतीय भाषाओं को साइबर संसार में बढ़ावा दिया। एप्पल ने हैदराबाद और बेंगलोर में आईफोन बनाने की यूनिट लगाई। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत वो प्रोजेक्ट हैं जिन्हें छोटी समय सीमा के भीतर पूरा करना है। मसलन संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक हाजिरी, इलेक्ट्रॉनिक शुभकामना संदेश, यूनिवर्सिटीज में वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई,
हॉटस्पॉट और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए मौसम और मिट्टी की जानकारी। तो क्या इंडिया डिजिटल हो गया है, यानी अपने स्मार्टफोन की तरह आप भी स्मार्ट हो गए हैं? पिछली सरकार के दौरान संचार मंत्रालय घोटाले के चलते बहुत सारे सवाल उठे और मंत्रालय बदनाम रहा। क्या ये दाग मोदी सरकार धोने में कामयाब रही है? आप संचार भवन में बैठे हैं, आपको एक भी दलाल दिखाई पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। संचार भवन घोटालों के बारे में बहुत चर्चा, 2G घोटाला यही हुआ था, याद है ना आपको? आज हमने 1,10,000 करोड़ का सबसे अधिक स्पेक्ट्रम का नीलामी किया। आज फैसले ईमानदारी से होते हैं और मेरा एक मंत्र है अमिताभ जी, जो काम होना होगा वो निश्चित होगा, जो काम नहीं होना होगा वो नहीं हो पाएगा, कोई भी दबाव। आपको मैं इतना ही बता दूं, आपने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग, हार्मोनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये मामले 8-10 साल से पेंडिंग थे, लटके हुए थे, सब क्लियर कर दिया हम लोग।